सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और मौशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मौशी अशारिये इस वक्त हमें खासी बेहतरी की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी वफ़द का बड़ा अहम तरीन दौरे पाकिस्तान हुआ और उसमें एक बड़ी सरमायाकारी से मुताल्लिक पेशरफ्त हुई है। अब वज़ीर आज़म को भी एक जवाबी दौरा सऊदी अरब का करना है। फिर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। और उसके साथ साथ इस वक्त मोहम्मद औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है वो भी IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक इजलास में शिरकत कर चुके हैं। वहाँ पर भी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक बड़े कर्ज की जो इस वक्त मंजूरी है वो दी जा चुकी है, हिमायत सामने आ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम जो माशी खबरें वो तो अच्छी सामने आ रही हैं, लेकिन सियासी तौर पर इस वक्त हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। चूँकि अपोजिशन अब कमर कस चुकी है, तहरीक का ऐलान हो चुका है, कुछ ही दिन में जलसों का आगाज़ हो जाएगा। और अपोजिशन एक नहीं है बल्कि दो अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं। एक वो अपोजिशन जो कि 6 जमाती अलायंस की सूरत में मौजूद है, और फिर दूसरी अपोजिशन जो कि मौलाना फजल रहमान की सूरत में इस वक्त मौजूद है, जो कि पुराने हलीफ भी हैं। जब PDM के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया तो उस वक्त मौलाना साहब PDM के सदर थे। वो उस तमाम जमातों का जो इत्तेहाद था उसकी क़यादत कर रहे थे, लेकिन अब वो अलहदा हो चुके हैं और वो दीगर तमाम जमातों के सामने इस वक्त अपोजिशन की सूरत में मौजूद हैं। और ये अपोजिशन एहतजाज क्यों कर रही है? चूँकि इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नताइज पर। 8 फरवरी के इंतखाबात को ये नहीं मानते। अब कुछ हुकूमती जमातें भी ऐसी हैं कि जिनके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, लेकिन उसने इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए हुकूमत को सपोर्ट किया है। और अब आगे कुछ मामलात पर इख्तलाफात भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि अभी आने वाले दिनों में जब प्राइवेटाइजेशन की बात होगी, चूँकि सऊदी वफ़द के सामने भी न सिर्फ PIA को बल्कि कुछ एयरपोर्ट्स को भी जॉइंट वेंचर के तौर पर प्राइवेटाइज करने की ऑफ़र की गई। तो जब ये मामलात आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया हुकूमत के साथ फिर कैसा होगा? क्या हुकूमत को सब नहीं करेगी? क्या सूरत हाल आगे बनेगी? मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। कुछ मजीद मेहमान भी हमें आगे चलकर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तो खेलदास साहब, ये इस वक्त जो अभी सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि मौशी एतबार से मौशी मैदान से तो कुछ बेहतर खबरें इस वक्त हमें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान का दौरा हो या वज़ीर ख़जाना इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, उनका भी वो दौरा बड़ा अहम है। लेकिन जो सियासी चैलेंजेस इस वक्त हैं हुकूमत के सामने, वो कितने मुश्किल हैं? अपोजिशन अब ग्राउंड में उतर रही है, सड़कों पर आ रही है, आपको टफ टाइम देने की तैयारी कर चुकी है। कैसे डील करेंगे अपोजिशन की इस तहरीक को? जी, बड़ी मेहरबानी। देखें, आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, बिल्कुल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी उसकी टीम जो है कैबिनेट तमाम तर कोशिश है कि मईशत को जो है ट्रैक पे चढ़ाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको कामयाबी भी हुई है। 16 महीने में जब वो हुकूमत हमारी इत्तादी थी तब हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। फिर निगरान हुकूमत थी, उसी पॉलिसी को उन्होंने भी कंटिन्यू किया। तो जो आपने जिस तरह फरमाया, इसी तरह इंटरनेशनल जरीदे या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो इशारे मिल रहे हैं, तो पूरी वज़ीर आज़म का फोकस इस पे है कि पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह 2017 में थे इसी तरह पाकिस्तान को उस तरफ ले जाए और जो मुआशी बुरान है उसका खात्मा हो, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो रही है, होगी मज़ीद। तो जो बात आपने की कि अपोजिशन का जो किरदार है, देखें बड़ी हैरत की बात है। एक तरफ यही जमातें जो जिसमें PTI जो सोकॉल सुन्नी काउंसिल कभी होती है, कभी PTI होती है, अभी आज़ाद अराकीन है, वो असेंबली के अंदर मौजूद है। KPK में उनकी हुकूमत है, वो KPK का पावर भी वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अपोजिशन लीडर गए हैं इनके PTI के। तो एक तरफ तो वो असेंबलियों में मौजूद है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इलेक्शन को नहीं मानते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, मैं समझता हूँ इनका ये बयानिया नहीं चलना। आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो उन्होंने तमाम 6 जमातों ने जलसा किया वो नाकाम हो गया। अवाम की पजीराई उनको नहीं मिली। देखिए, अगर अपोजिशन अपना मुस्बत किरदार अदा करे, महंगाई जो अवाम के लिए इशूज़ हैं, जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है उस पर बिल्कुल तनकीद करें, मगर आप निज़ाम को चलने नहीं देंगे। या जिस तरह माजी में इस पार्टी का
ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने हमेशा चलती हुई हुकूमत को ना चलना, खुद अपनी हुकूमत भी इन्होंने चलने नहीं दी। इन्होंने ऐसा किरदार अदा किया जब गवर्नमेंट में थे तो आप उनके जलसे को नाकाम कह रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया, लेकिन इलेक्शन में तो सबसे बड़ी कामयाबी इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों को मिली थी जो कि ज़ाहिर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। पार्टी के प्लेटफॉर्म से, पार्टी के इंतखाबी निशान से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, लेकिन कामयाबी तो उन्होंने सबसे बड़ी हासिल की है। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। उनकी मैं कहता हूँ तादाद मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, तो अवाम ने उसको इसलिए नहीं दिया कि आप इस निज़ाम को, इस सिस्टम को डीरेल करें। अवाम तो ये चाहती है कि हमारा महंगाई का मसला हल हो, हमारा बिजली का सस्ता हो, हमारे गैस हमें सस्ती मिले। तो हम आए मिलकर, अपोजिशन हमसे तावन करे, हम उनसे तावन करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठे, उनको अगर अवाम ने ये जो मैंडेट, जो आप जिस मैंडेट की आप बात करें, जिस तरह भी उनको मिला है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। बैठे हमारे साथ, हम तो उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार है, मगर उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सड़कों पे धरना देंगे, तरक्की का सफ़र रोकेंगे। आप देखें, कल इनका एक है जो जिसने हमारे सऊदी दोस्त है हमारे, कोई भी हुकूमत आए, मगर सऊदी हुकूमत का और सऊदी और पाकिस्तान का जो रिश्ता है लाजवाल है, मगर उस पर जो इल्ज़ामात लगाए उस वक्त पे जब सऊदी दौरा हुआ और एक कामयाब दौरे पे वो आए, पहले वज़ीर आज़म उनके पास गए जिसका आपने जिक्र किया। इस तरह की गुफ्तगू करना, अपनी सियासी अना, अपनी ज़ात से ये निकल नहीं रहे। इनको सिर्फ अवाम का कोई फ़िक्र नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान की मईशत का, हमारा फोकस एक ही है। हमारा कोई, और बाकी जो हमारी जमातें हैं, इत्तेहादी है, आप देखें प्रेसिडेंट हाउस में इस वक्त आसिफ अली जरदारी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन उस ओहदे पे मनसब है। ये सारे SIFC एक फोरम है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल कैसे चलेंगी? यानी जो इस वक्त माशी फैसले हो रहे हैं और माशी मैदान में हुकूमत आगे जाने की कोशिश कर रही है, और फिर उसके साथ साथ जो अपोजिशन की तहरीक है, तैमूर तालपुर साहब इस वक्त वो भी सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। अब ये इस वक्त तो चलें सऊदी वफ्द आकर चला गया, अब आने वाले दिनों में किसी और मुल्क का कोई और अहम वफ्द आया हुआ हो और अपोजिशन सड़कों पर एहतजाज कर रही हो, जिस तरह हमने माजी में भी 2013, 14, 15 में इस तरह के मनाजिर देखे हैं, तो फिर क्या पैगाम जाता है? जो लोग सरमायाकारी के लिए आते हैं, जो लोग माशी मैदान में मुल्क की मदद करने आते हैं, तो फिर ये दोनों चीज़ें पैरेलल किस तरह से डील कर सकेगी हुकूमत? ये माशी चैलेंजेस भी और फिर जो सियासी चैलेंज एक अपोजिशन की सूरत में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो जो चीज़ है, जो PTI का मौक़िफ़ है, जो PTI की जो साइकी है, वो अब सारे दुनिया के सब मुमालिक, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, हर किसी को पता चल गया है कि ये एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान पार्टी है। हर कोई ये बात समझ चुका है कि जब जहां मौका मिलेगा पाकिस्तान की मईशत को PTI नुकसान देगी, पाकिस्तान के इदारों को PTI नुकसान देगी। तो जो भी सरमायाकारी करने जा रहा है इन सब चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। हम अंदाज़ा रखते हैं कि 1.5 से 2 साल में हमारी मुल्क की मईशत ऑलरेडी बेहतर होना शुरू हो गई है। ये वही PTI है जिसकी तरफ 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आप लोगों ने हाथ बढ़ाया था कि आए आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो इनके साथ तो इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए भी आप तैयार थे, और अभी बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आप इनके खिलाफ पेश कर रहे हैं। जी तैमूर साहब, अपना पॉइंट आप मुकम्मल करिएगा। शौकत बसरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमने हमेशा डायलॉग की बात की है। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम किसी जमात को आउट करना चाहते हैं। हम तो आज भी चाहेंगे अपनी नीयतें साफ करें, वो अपने दिल से पाकिस्तान के खिलाफ खलल निकालें और आज भी आके बैठें और हुकूमत का साथ दें, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन करें इस मुल्क को। सही। तो शौकत बसरा साहब, अब ये इस वक्त अभी हमने देखा कि नई सरमायाकारी आने की बात हो रही है पाकिस्तान में। माशी एतबार से जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर रही है SIFC के थ्रू और दीगर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू के उनको किसी तरह पूरा किया जा सके। अब ये आप लोग इस वक्त सड़कों पर आ रहे हैं, तो ये सियासी तौर पर एक अदम इस्तेहकाम का शिकार क्या मुल्क इस वक्त हो सकता है? आप लोगों का मुतालबा है कि इलेक्शन को दोबारा करवाया जाए, तो ये इतना पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त दमखम है कि एक बार फिर इलेक्शन पर इतना पैसा लगाया जा सके? जिस इकॉनमी की बात आप कर रहे हैं, उनको लूटने वाले तो इस वक्त जो मुजरम और मुलजम हैं, वो इस वक्त आप हुकूमत बात करते हैं। ये कौन सी हुकूमत है जो जालसाजी के जरिए, जो यहाँ पर लूट मार और करप्शन के जरिए बनाई गई हो? जितना बड़ा मुजरम और जितना बड़ा मुलजम है, वो उतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है। जो सदर पाकिस्तान जालसाजी के साथ, इसी तरह जो जनरल रानी है पंजाब में, ये तमाम लोग हारे हुए हैं, मसरद लोग हैं। इन लोगों को तो जेलों में होना चाहिए जो लोग ओहदों पे बैठे हैं। और इन्होंने जो इकानमी की बात करते हैं, ये पहली बार हुकूमत में आए हैं, ये तो 5वीं बारी 6वीं बारी ले रहे हैं। ये पाकिस्तान मेरे भाई, मेरा और आपका मुल्क नहीं रहा, ये चंद खानदानों का, अशराफिया का मुल्क है।
ये बेचारे तो जो उनके तर्जमान टीवी पे आते हैं, इनकी मजबूरी है, किसी ने उनसे टिकट लेनी है, किसी ने कोई करप्शन करनी है, किसी ने जिस तरह वो कमीशन खाते हैं, इन लोगों ने कमीशन खाना है। ये तो एक मखसूस लोग हैं। ये लोग पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूँ, ये मुझे बताइए ना कि 5वीं 6ठी बारी सिंध में हुकूमत देख लें तो क्या सिंध ने किया, सिवाय डाकों के, सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के, सिवाय आपने दुनिया के हर कोने के अंदर आपने जाके महल बना लिए। ये वही लोग हैं ना जो पार्टियां आज आप जिनको आप इक़्तिदार में कह रहे हैं। इनका एक नून लीग का जो खालिद लतीफ है, कल पता क्या कह रहा था? कह रहा था जी 90 करोड़ में सीटें बिकी और किसने खरीदी है? वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। अच्छा, जो पिंडी का कमिश्नर है उसकी गुफ्तगू सुन ले, जो एमक्यूएम वाले हैं बाकी छोड़ दे। ये पीपल पार्टी शौकत, इस तरह के बयान जब आते हैं तो जाहिर है वो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होते, फिर उनको जाती बयान कहकर जान छोड़ ली जाती है। आज ये अता तारड़ साहब की वजाहत आई उस पर कि वो संजीदा ही नहीं लेते उनके उस बयान को। मेरी बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे तो हो सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर धन धौंस धांधली और बंदूक के जरिए कब्जा किया हुआ है। ये मेरे और आपके नुमाइंदे नहीं है, ये उन्हीं का कॉज सर्व करते हैं। इनके चूंकि पैसे, इनकी जायदादें किसी के अमेरिका में पड़ी हैं, किसी के बरतानिया में है, किसी की स्विस अकाउंट्स में है। तो मेरे भाई, ये जो सरमायाकारी होनी है, होना क्या है? ये इसमें की पैसे इनकी सरमायाकारी इनके ऊपर होनी है। आज मुझे बात बताइए, 76 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, उसमें 3 साढ़े 3 साल इमरान खान का हिस्सा है। और वो इमरान खान जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जो वाहिद फेडरेशन का लीडर है, और ये जो चले हुए कारतूस सियासी बौने जो बैठे हैं, जो लूट मार और लुटो और फुटो प्रोग्राम है, आप इनसे तो सरमायाकारी करने वाला भी तो सारी चीजें चेक करके ही सरमायाकारी करता है ना। वो भी तो ये देखेगा कि मुझे सरमायाकारी से फायदा हो रहा है तो मैं सरमायाकारी करूंगा, एतमाद होगा उसका तो सरमायाकारी करेगा। छोड़ दे मेरे भाई, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये जिनके नुमाइंदे हैं उन्हीं के कॉज को सर्व करेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है, ये मेरे और आपके नुमाइंदे नहीं है। अगर मेरे और आपके नुमाइंदे होते तो 90% पाकिस्तान तो एक तरफ खड़ा है। आप अपने कराची में देख लें, 11,000 वोट लिए हुए हैं एमक्यूएम वालों ने, और वो 1.5 लाख वाले जो बाहर बैठे हुए हैं, अल्लाह नबी के नामों के नीचे झूठे हलफ उठा रहे हैं। अच्छा, एमक्यूएम के मैंडेट को तो पीपल्स पार्टी ने भी जाली कहा था। अभी तैमूर साहब से मैं उससे मुतालिक सवाल भी करूंगा, जरा बसरा साहब मौका दीजिएगा। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि जो आप लोग हैं, यानी जो बरसर इख्तिदार जो जमातें हैं, वो मेरे बसरा साहब के और हमारे तो वो नुमाइंदे नहीं है। किसके नुमाइंदे हैं आप लोग? देखें, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान बचाने वाले हैं, हम पाकिस्तान संवारने वाले हैं। ये 9 मई वाले हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। कभी 2014 में आपको याद होगा चीनी सदर आ रहे थे, उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की तरक्की रास्ता रोकने की कोशिश की। कोई नवाज शरीफ साहब का ज़ाती मुफाद नहीं था, शहबाज शरीफ साहब का ज़ाती मुफाद नहीं था, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे। मगर ये नहीं चाहते हैं, ये एक सोची समझी, जो हम बारहा कह रहे हैं, उस वक्त लंदन प्लान बना था, उस 2014 से लेकर आज तक इनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, मुल्क तरक्की की तरफ ना जाए। और ये जो उन्होंने 4.25 साल, आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 70 साल हुकूमत की है। भाई, नवाज शरीफ साहब 8 साल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, 16 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहा है, उसमें उसके बाद 6-8 साल 8-9 साल आप पीपल्स पार्टी के 10 साल निकाल लें। जो भी पाकिस्तान में तरक्की का जो पया चला है, या जो तरक्की का जो ईंट रखी गई है, वो हर ईंट नवाज शरीफ ने रखी है, यहाँ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की है। आपने 4.25 साल में किया क्या? इस किस्म की गुफ्तगू, ये बाजारी अल्फाज, ये ट्रकों पे लिखे हुए जो ये इस तरह की गुफ्तगू मैं भी कर सकता हूँ, मगर उसमें अवाम का क्या होना है, पाकिस्तान का क्या होना है? आप गाली दोगे, मैं भी 2 गालियाँ दे दूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? आम आदमी इसको पसंद नहीं करता। ये जो गटर की ज़बान है ना, ये जो इस तरह की बोल के चोर चोर, आप दलील से बात करें, आप बताएं कि आपने क्या किया, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। आपको ये इलेक्शन नताइज कबूल नहीं है तो भाई क्यों वज़ीर आला KPK में बैठे हो? क्यों आप अपोजिशन लीडर का पावर एंजॉय कर? आप लड़ रहे हो कि हमें पार्लियामानी लीडर भी बनाओ, हमें ये भी प्रिविलेज सारे लो, और पार्लियामेंट में ये जो अपोजिशन के नताइज को कबूल ना करने वाली बात है, ये नुक्ता सिर्फ, ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ अपोजिशन जमातों के नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की सपोर्टिव जमात पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं और कराची के मैंडेट पर या कराची के नतीजे पर इनको भी एतराज़ था। अब वो एतराज़ को उन्होंने सरफ नज़र किया और आगे बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्या तमाम बाकी जमातों को भी यही करना चाहिए या फिर पहले इस मसले का एक हल निकालना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तैमूर ताल के सवाल रख सकता हूँ और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। खेलदास कोहिस्तानी साहब, तैमूर तालपुर साहब, शौकत बस्सा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन के जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 8 फरवरी के नताइज को लेकर हैं कि अपोजिशन के नज़दीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक उनके जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने बड़ी तादाद में इलेक्शन की सीटें हासिल की हैं और उनको उनके मैंडेट से महरूम कर दिया गया। आप लोगों ने भी कराची के मैंडेट को, कराची के नतीजे को उस वक्त गलत करार दिया था, MQM के मैंडेट को जाली कहा था। फिर आप हुकूमत बनवाने में भी आपने सबसे अहम किरदार अदा किया। अब ये ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाने चाहिए, इलेक्शन के नताइज से मुतालिक जो भी फैसला साजी है वो पहले होनी चाहिए, या फिर जिस तरह आप लोग आगे बढ़े, सिस्टम को आपने आगे बढ़ाया, ये तर्ज अमल दुरुस्त है? इलेक्शन हो गई है, मैंडेट कबूल करना पड़ेगा। अगर आपको मैंडेट पे एतराज़ था तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे जो आज तक नाजायज़ हुकूमत पैदा हुई थी वो इमरान खान की नाजायज़ मफलूद हुकूमत थी, जो कि जिस तरह से बनी, जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से इनको लाया गया, वो दुनिया से कोई ढका छुपा नहीं है। हर किसी को पता है ये हुकूमत में कैसे आए थे और ये किसकी पैदाइश थे। तो शुरुआत से बात करेंगे तो बड़ा गहरी जाएगी। मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि आप देख चुके हैं PTI का एक ही मकसद रहा है कि उनको कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए इस मुल्क को कुर्बान कर देंगे। वो इस कुर्सी के लिए अपनी इज्जत आबरू को भी कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं, ये दिखा चुके हैं। ये वही PTI है जिसने अपने वजीरों को कहा था KPK और पंजाब में कि कुछ भी करो पर IMF का लोन नहीं मिलना चाहिए, यानी कि गरीब गरीब तर होता जाए, भूखा भूख मरता जाए। और ये सिर्फ अपना बैठ के जो इन्होंने हराम कमाया बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी की पार्टनरशिप में, उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो अभी तो बड़े चीजें खुल रही हैं, बड़े राज खुल रहे हैं, बड़े राज फाश हो रहे हैं इनकी करप्शन के किस्से। ये तो वो गिरी हुई जमात है जिसने गंदे से गंदे लेवल पे ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी पैसे ले, ये दूसरों के बारे में बात करें। अच्छा, 2018 के नताइज पर जो आपका एतराज़ है वो अपनी जगह पर, उस पर ज़ाहिर है कि सवाल हो सकता है, लेकिन 2013 के इलेक्शन पर भी जरदारी साहब ने एतराज़ किया था और उनको भी आरोज का इलेक्शन कहा था और उस वक्त ज़ाहिर बेनिफिशियरी नून लीग थी, तो वो सभी अपने अपने वक्तों में फ़ायदा उठाते रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हम हमेशा ऑड्स के खिलाफ इलेक्शन लड़के और जीत के आए, और इंशाल्लाह ताला ऑड्स के खिलाफ जब भी वक्त आएगा तब भी जीतते रहेंगे। सही। तो शौकत बस्सा साहब, KPK में आपकी हुकूमत है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, वहाँ आप जीते हैं तो वहाँ नताइज दुरुस्त हैं, दीगर सूबों में आपकी अक्सरियत नहीं आ सकी तो वहाँ के नताइज पर आपको एतराज़ है। अब ये कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों है ये आपके बयानिए में? अच्छा, आपका बहुत अहम सवाल है, लेकिन वो कहते ना चोर मचाए शोर, पंजाबी कहते ने चोरी नाले सीना दोरी। अंदाजा करें कि गुफ्तगू को हम कर रहे हैं जिनकी लूटमार करप्शन की किताबें छप चुकी हैं। और पिछले दिनों में सुन रहा था एक शख्स बड़ी मुताबिक में कह रहा था कि मेरी भुट्टो साहब से मुलाकात हो गई। भाई भुट्टो से नहीं, वहां जाके अल्लाह मियां को हिसाब देना है आपने, वहां जाके आपको पूछना है भाई बताओ जो कौम का माल था जो लूटा आप लोगों ने लूटा, और आपके जो नुमाइंदे यहाँ बैठ कर आकर कहते हैं उनको तो मेरा ख्याल में इनकी ज़मीर ना सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब की बात कर रहे हैं। मैं मुकम्मल करने दीजिए। आपने KP वाली बात कही, मेरे भाई बताएं कौन सा KP का हल्का खुलवाना चाहते हैं। दूसरी बात, इनको पूछने दोनों से कोई पिटीशन दायर किया इन्होंने कि हमारे खिलाफ फलां हल्के में धांधली है, एक पिटीशन बता दें इन दोनों पार्टियों से। आगे चले, मैं फिर मौलाना फजल रहमान की जमात को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, JUI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं KPK में इलेक्शंस पर। मेरे भाई, मैं हमारा चैलेंज है KP का हल्का हो, कोई हल्का हो, हम खोलने के लिए तैयार है। दूसरी बात, मैं फिर आपको कहूँ, बदकिस्मती इस वक्त ये है कि अभी वो कोस्तानी साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ धन पे पत्थर मारे तो अपने कपड़े खराब होते हैं। चले हम आपको डाकू साहब कह देते हैं, आपको चोर साहब कह देते हैं। तो शौकत साहब, आपको 4.25 साल का वक्त मिला था ना, उस वक्त आप कुछ भी साबित क्यों नहीं कर सके? हाँ नहीं मेरे भाई, हमने उस वक्त जब केसेस दायर हुए उसके बाद देख लें क्या हुआ, पतली गली से निकल गए और उसमें वो क्लच प्लेटें बैठ गई इनकी, जाली खून के नमूने देके कहने लगे अब तो मरने लगे हैं, और वहां जाके चॉकलेटें खा रहे थे, कॉफियां पी रहे थे। ये मेरे भाई, डोंट टेक देम सीरियस। आज हालत ये है, उस वक्त शौकत साहब वफाक में भी हुकूमत आपकी थी, उस वक्त पंजाब में भी हुकूमत आपकी थी,
पूरा सिस्टम आपका था, तो फिर ये कैसे निकल गए? ये हुकूमत आपकी थी तो क्या सिस्टम इनका चल रहा था? अच्छा हाँ, मैं तो फिर ये तो हुकूमत की नाकामी थी। मैं बताता हूँ कैसे निकल गए। उस वक्त के जजेस ने पता क्या कहा कि अगर मर गया ये बड़ा मियां सिसिलियन माफिया जो है तो बताएं क्या होगा, इसको जाने दे। और इस तरह रो रहे थे कि जैसे पता नहीं मियां साहब ने अगला सांस भी आना है कि नहीं आना। तो मेरे भाई आज वही मियां साहब हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। सो ये एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स है, ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग, अगर कोई जो डेमोक्रेसी होती, कोई मुल्क होता जहाँ पे आइन होता, कानून होता, आज तो पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है, बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। सही जी। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ज़ाहिर चार्जशीट आपके खिलाफ भी बड़ी लंबी है, माजी का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जो अभी के हुक्मरान हैं, जब माजी में अपोजिशन थे तो हमने देखा है किस तरह अदालतों में पेश होते थे, व्हील चेयर्स पर भी आए, लाठियाँ टेकते हुए भी आए और स्ट्रेचर पर भी लाया गया है। लेकिन अब जब हुकूमत में तो सबकी तबीयत भी हशाश बशाश है, सब बड़े बड़े जलसे भी करते हैं, स्टेमिना भी और तबीयत भी माशाल्लाह से बड़ी बेहतर हो गई है। अल्लाह तमाम ही हुक्मरानों को सेहत दे। लेकिन ये एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी नज़र आ रही है, एक तजाद तो है गुज़िश्ता दौर में और इस दौर में। जिन्होंने लुटना होता है ना वो तो ठीक हो जाते हैं। देखें बिल्कुल नब्ज़ां ठीक चलती हैं। देखें इन्होंने हमेशा हमारे लीडरशिप के बीमारी पे तज़ीक की, मजाक उड़ाया। उन्होंने बेगम कलसूम नवाज जो कैंसर पेशेंट थी, उनकी बीमारी पे इन्होंने मजाक उड़ाया, तज़ीक की। और इसका खुद मुकाफात अमल देखो, इनका लीडर लंगड़ा होके घूम रहा था और 12 गोलियां कह रहा था कि 12 गोलियां आई, 4 किसी के कपड़े से उतर गई, एक उसके मुंह से उतर गई, 2 गोली वहां से हवा में उड़ गई। ये ड्रामेबाज, ये झूठा आदमी, मुकाफात अमल अल्लाह ने हिसाब इधर ही इनसे ले लिया। और ये व्हील चेयर पे और जब उसको गिरफ्तार किया गया था अदालत से, वो लंगड़ा देखो कैसे भागा था। लंगड़ा पूरा ड्रामा जो था लंगड़े का वो देखा आपने। इस तरह की गुफ्तगू मुझे भी आती है, मैं इसको सुना सकता हूं। अगर आपके पास चोरी के, डाके के अगर सबूत थे, 4.25 साल आपकी हुकूमत थी, शहजाद अकबर रोजाना पेपर लहराते थे, आपकी रोजाना प्रेस का इस बुनियाद पे होती थी कि नवाज शरीफ ने ये डाका डाला है, ये शहबाज शरीफ ने डाला है। भाई आप वो करते करते जो आपने तबाही इस मुल्क की, आप जो अभी इस चोरी के केसेस में, नेब के केसेस में, अलकादिर के केसेस में, आप जिस तरह जेल में अभी भी पाकिस्तान के अवाम के, मेरे और दूसरों के टैक्सेस के अवाम से अयाशी कर रहे, देसी मुर्गी खा रहे हैं, 5 स्टार होटल की तरह आप बैठे हुए हैं, लाखों रुपए आपका रोजाना हफ्तों का खर्चा है। तो जिस तरह आपने जुर्म किए हैं, आपकी जुर्म की जो दास्तान है, तो ये तो चोरी आप पे साबित हुई, हम पे तो कोई साबित हुई। अभी भी अगर आपके पास है तो आप अदालतों में चले जाएं। आप टीवी पे बैठ के गालियां देने से, चोर चोर कहने से इस मुल्क का, इस अवाम का कोई बेहतरी नहीं होनी है। आप डिबेट करें, आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें राय दें, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप बताएं कि भाई ये हुकूमत की पॉलिसी गलत है, ये जो है सरमायाकारी आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। आपके लिए फोरम खुला हुआ है पार्लियामेंट का, हम खुले दिल से आपकी बात सुनेंगे, तो आप आके उधर बात करें। आपको अवाम ने इसलिए मैंडेट या इसलिए आप नहीं मुंतखब होते, हर बार इस्तीफा देकर चले जाएंगे। और मैं आपके तवज्जो से ये बता रहा हूँ, एक दफ़ा फिर ये भागेंगे। ये पार्लियामेंट में 2014 में भी भाग गए थे, ये अपनी हुकूमत में भी भाग गए थे, और अब भी देख लेना ये इस्तीफा दे के चले जाएंगे। जो सिर्फ इंतशार और गाली देना है, चोर चोर खेलना है, इस तरह की इनको सियासत करनी है। इन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का, तामीर तरक्की का इनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन तैमूर साहब, खेलदा साहब, जो हुकूमत होती है, हुकूमत को दिल बड़ा रखना चाहिए और बड़े दिल का सबूत देना चाहिए। तो तैमूर साहब, ये हम हमेशा कहते हैं, हम एक मिनट, हम हमेशा कहते हैं हुक्मरान सर झुका के चलता है, और हम अभी भी सर झुका के चलने के लिए तैयार हैं। आप आए पार्लियामेंट के फ्लोर पे, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, मगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इससे मुल्क का फायदा नहीं होना है, अवाम का कोई फायदा नहीं होना है। तो तैमूर साहब, चूंकि आपकी जमात सबसे ज्यादा मुफाहमत की बात करती है, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ अली जरदारी हो, तो शौकत साहब मैं आता हूँ जरा आपकी तरफ जरा। तो ये अपोजिशन तो तनकीद करेगी, अपने गुस्से का इजहार करेगी तैमूर साहब, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। टीवी टॉक शो हो या फिर पार्लियामेंट का फ्लोर हो या कोई कमेटी का इजलास हो, वहाँ पर अपोजिशन तो इसी तरह तनकीद करेगी और हुकूमत की खामियाँ उजागर करेगी। अगर हुकूमत भी इसी तरह से जवाब देगी तो फिर ये तलखी तो कम नहीं हो सकेगी, फिर ये माहौल में बेहतरी तो नहीं आ सकेगी आगे भी। देखिए जी, इन
पीटीआई के चोरों, लुटेरों और डाकुओं से तो आप और कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते सिवाय इनकी गालम गलोच और इनकी बदतरीन घटिया बाजारी जबान जो इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, जिसकी बात नहीं आएगी। क्योंकि अफसोस के साथ इनका जो लीडर है वो खुद बदतमीज तरीन शख्स है, तो इन जैसे बदतमीज लोगों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के आगे पेश करते हैं। जो गाली गलोच देगा, जो गिरावा इंसान निकलेगा, जो जितना घटिया बात करेगा उसको उतना इमरान नियाजी आगे पहुंचाता है, क्योंकि उसकी अपनी सोच वैसी घटिया है। तो हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। हम अपनी सच्चाई के साथ इन चोरों लुटेरों को छोड़ के, इनकी जो जगह थी ना जेल खंडर, वहीं पर ये पड़े हुए हैं। पर अफसोस का साथ तो ये कहा जाता है कि अगर एक दूसरे के लीडरशिप पर और आज जेल में बैठ एक दूसरे के लीडरशिप पर इसी तरह के अल्फाज का अगर तबादला होता रहेगा तो मुफाहमत की फिजा जिसकी बात आसिफ अली जरदारी करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं, वो फिर वो कैसे कायम हो सकेगी? अगर इन्हीं लोगों को मुफाहमत के लिए आपको राजी करना है तो फिर ज़ाहिर है कि हर लेवल पर फिर वो मुफाहमत होनी चाहिए ना, फिर उसमें अल्फाज के चुनाव को भी दोनों एंड से देखा जाना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इनके साथ ना कोई मुफाहमत हो सकती है ना बात हो सकती है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी चाहते हैं, और हम वो लोग हैं जो हम पाकिस्तान से इश्क, मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो इन पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मेरे ख्याल से हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक पेज पे आ नहीं सकते। इनके साथ एक पेज पे वो आ सकते हैं जो कि इस मुल्क का दुश्मन हो, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करना चाहे। उनके साथ ये जरूर एक पेज पे चल सकते हैं, पर किसी भी पाकिस्तान से प्यार करने वाली जमात के साथ या उन लोगों के साथ इनका चलना बिल्कुल नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हम जो है अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, आगे चढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, और इनको हम मेरे ख्याल से जितना इग्नोर करेंगे उतना इनके पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये वो नस्ल ही नहीं है जो कि इस मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचे। जो तहरीक इनकी अभी शुरू होने वाली है उससे आपको हुकूमत को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा? हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं दिखाई दे रही? नहीं जी, ये जो कर सकते इन्होंने करके दिखा दिया। अभी इनके साथ ना कोई लोग हैं, ना इनके पीछे कोई निकलेगा। जो बेचारे इनके पीछे निकले वो सारे जेलों में सड़े थे, कोई इनकी बेल कराने को तैयार नहीं था, कोई उनके लिए जाके कोई चालान जमा करने को तैयार नहीं था, किसी ने कोई उनकी कोई गारंटी नहीं उठाई। वो लोग देख के समझ चुके हैं इनको कि इनके पीछे चलना मतलब अपने आप को जो है नुकसान देना, तो इनके पीछे कोई नहीं आएगा। ये जितना दिल चाहे आगे तहरीक चलाए, हम इनको वेलकम करते हैं। आए बैठे, इनको धरने की जगह भी देंगे, इनको बैठने भी देंगे। ये पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ ना लगाएं, इनको इजाजत है ये जितना एहतजाज करना चाहे करें, पर अगर पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो फिर हम इनको सबक सिखाएंगे और कानून अपना रास्ता लेगी। तो शौकत साहब, आप तो सिर्फ जलसे करने जा रहे थे, धरने की आपको यहाँ दावत मिल गई, आप आए धरना करें, जगह आपको हुकूमत प्रोवाइड करेगी, बस कानून को आपने हाथ में नहीं लेना है। पहली बात, इन दोनों पार्टियों ने ना मुफाहमत, तरक्की, वो नाम रखा हुआ है डाके का, चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टीटियां लगाने का। इन दोनों भाइयों को सांस चढ़ गया है, मुंह इस तरह का जैसे झाग निकल रही है। इन दोनों मेरे भाइयों को पानी पिलाएं, क्योंकि इनको घर जाके झाड़ बड़ी पड़नी है। झाड़ तुम्हारे इमरान खान के मुंह से निकल रही है। अच्छा सुन तो दे, और सुन तो दे मेरे भाई, सबर तो करे। मुझे पता है चोर का साथी चोर होता है, डाकू का साथी डाकू होता है, मुझे पता है। आप हौसला रखें जरा। अच्छा, गुजारिश में ये कर रहा था, इन बिचारों को जाके दोनों को जब प्रोग्राम सुनना है ना इनके लीडरों ने, उन्हें कहना है बताओ अगर मैंने डाका मारा था तुम्हें हिस्सा नहीं दिया तो तुम वहां जाकर बोल रहे क्यों नहीं हो? इसलिए इन बिचारों को डोंट टेक देम सीरियस। ये तो बस छोटा मोटा हिस्सा लेके खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनको पाकिस्तान के लोग क्रिमिनल समझते हैं, इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और बार बार जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है, जिनके ये नुमाइंदे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पाकिस्तान के लोग नहीं क्या मेरे भाई? अच्छा मुझे ये बताएं, इनसे पूछे इनकी कोई जायदाद पाकिस्तान में है? हमारे लीडर का तो सारा कुछ पाकिस्तान में है। हमारा लीडर तो, हमारे लीडर की औलाद अंग्रेज, औलाद अंग्रेज है, लड़के अंग्रेज हैं, हमने तो कोई डील नहीं की, हम तो नहीं भागे हैं। हमारी तो हमें पता चला जब ये इनके खिलाफ भागने को तैयार है, आपको हम छोड़ नहीं रहे हैं भागने के लिए। सुन तो ले, कोई डॉक्टर आसम के अस्पताल में दाखिल हो गया, किसी के वो क्लच प्लेटें गिर गई, कोई मरने वाला था, कोई सीढ़ियों के साथ। और आज देखें, दिहाड़ियां लगाने के लिए, माल बनाने के लिए, फिर किस तरह पैंट कोट टांगियां पहन के सारे वो जनाब पाकिस्तान का माल लूट रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आने वाला है, ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। लेकिन बस साहब, ये जो भी जमातें हैं ने खाया वो मुझे हजम नहीं करने देंगे। बस साहब, हुकूमत की जमातें तो हमें एक पेज पर नजर आ रही हैं। आप अलग एहतजाज कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी ऑपोजिशन में, वो अलग एहतजाज कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें हमें एक पेज पर क्यों नजर नहीं आ रही हैं? अच्छा मेरी बात सुने, हम इनके साथ किस तरह एक पेज पे आए? ये तो हमें कहते हैं आओ लुटिए तो फुटिए, ये हमें वो कमीशन लेने के तरीके बताते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके बताते हैं,
वो बताएं, हम लोग तो ये काम नहीं करते। ये कहते हैं आपके पौने 4 साल दौर में तो ये सब कुछ होता रहा है, उसमें तो करप्शन इंडेक्स और करप्शन के जो रिकॉर्ड थे वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़े। देखिए हमारा फिर चैलेंज है कि ये जो दो पार्टियां या जो इस वक्त लोग पाकिस्तान के अंदर कब्जा करके बैठे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई ये मेरे आपके नुमाइंदे नहीं हैं, ये उन लोगों के नुमाइंदे हैं जो इनको कहता है कि लेट जाओ तो ये लेट जाते हैं, अड्डे देने हैं अड्डे दे दो। ये पता है इनको क्यों लाया गया है? ये काम भी इमरान न्याजी ने किया है। इन्होंने एम्पायर का इशारा यही आपका करप्ट इमरान खान करता था। बड़ी अहम बात करने लगा हूं। इनका एजेंडा ये है, ये जो चले हुए इनका एजेंडा ये है, इनसे इसराइल तस्लीम करवाना है। मोदी की ख्वाहिश के मुताबिक, भारत की ख्वाहिश के मुताबिक ये कश्मीर का फैसला करेंगे, ये अमेरिका को अड्डे देंगे। ये है मेरे भाई इनका एजेंडा, और उसके बाद ये अपने अपने वतनों को वापस चले जाएंगे जहां मार। चलें, ये जो इल्जामात हैं शौकत बसर साहब, आपने बड़े सख्त इल्जामात लगाए, आने वाले किसी दिन एक और नशिस्त लगाएंगे और इन इल्जामात पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब, तैमूर तालपुर साहब, स्थानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे एक और अहम मौजू पर दीगर मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अब अमेरिका ने ईरान पर ड्रोन्स पर और मिसाइल प्रोग्राम्स पर मज़ीद नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। और ये कहा गया अमेरिका की जानिब से कि वो अपने इत्तेहादी और जो दीगर उसके दोस्त ममालिक हैं उनसे भी इसी तरह की तवक्को करता है। अब ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया तो उसके बाद एक नई बहस भी छिड़ चुकी है कि गज़ा में जो इसराइल के मज़ालिम हैं वो गुज़िश्ता 6-7 माह से जारी है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें जा चुकी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तबाह हो चुका है, इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले चुका है। लेकिन उन 6-7 माह में ईरान की जानिब से कोई इस तरह का जारहाना अमल सामने नहीं आया। और जब दमिश्क में इसराइल की जानिब से ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया गया, उसको तबाह किया गया, तो फिर ईरान ने ये रद्दअमल दिया है। तो क्या इस ईरानी रद्दअमल का गज़ा से कोई कनेक्शन है? गज़ा की सूरत हाल ये है कि अभी भी पिछले चंद घंटों में वहाँ पर 56 अफराद की शहादत मजीद हो चुकी है और इसराइली मज़ालिम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इस सूरत हाल में जो ईरान का हमला था, क्या दीगर मुस्लिम ममालिक मिलकर इस पूरी सूरत हाल में बेहतरी के कोई इक़दामात पैदा कर सकते हैं, इसराइल को रोक सकते हैं? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद वली मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि जो ईरानी हमला था उसके बाद गज़ा में जो सूरत हाल थी उससे तो कोई वहाँ तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है, वहाँ वही सूरत हाल जारी है। पिछले चंद घंटों में वहाँ 56 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। तो इस हमले से आप समझते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा है, कोई मैसेज गया है दुनिया को? देखें, इस हमले का इनडायरेक्ट ताल्लुक तो है गज़ा से, क्योंकि गज़ा का जो जंग जारी थी उस पे इजराइल बुरी तरह फंस चुका था और इजराइल ने जानते बूझते हुए ये डाइवर्ट किया अटेंशन और ईरान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि वो चाहता है कि जंग का जो दायरा है वो मज़ीद फैले और उस फैलाव की वजह से जो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस वक्त इजराइल की तरफ उंगलियां उठा रहे थे, उनकी तवज्जो ईरान की तरफ मबदूल हो जाए। और इस कश्मकश में और इस कंफ्यूजन में वो गाज़ा में जो रफ़ा की क्रॉसिंग है उस पर अभी हमला करने वाला है। और आज मैं एक देख रहा था इजराइल का वेबसाइट, उस पर उसके 2 ब्रिगेड उसके हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो इमेजिन करें कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और इजराइल उस पर ग्राउंड हमले की तैयारी कर रहा है। और अब ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान को इस जंग में खींचने की कोशिश की है ताकि उसकी वजह से तवज्जो जो है वो तमाम तर ईरान की तरफ हो जाए और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है इस वक्त सारी जो इजराइल को मदद कर रही थी वो मुनक़सिम हो जाए। और ये इसका स्ट्रेटजी जो मैं समझता हूँ इजराइल की थी। और अब अगर ईरान की तरफ देखें तो ईरान का रिएक्शन तो बेसिकली ये जो अटैक रिटेलिएटरी आया है, ये उनकी जो कॉन्सुलेट पे दमिश्क में हमला हुआ था ये उसका रद्द अमल है। क्योंकि ईरान में देखें कोई भी खुद मुख्तार मुल्क हो, एक प्राउड मुल्क हो
और वहाँ पे जो पासदाराने इनकलाब हैं और उनका रशीद साहब, ये ईरान ने जो हमला किया उसके बाद सोशल मीडिया पर भी तो एक जंग सी छिड़ गई है। एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ईरान ने तो सिर्फ जो दमिश्क में उनके सफारत खाने पर हमला हुआ सिर्फ उसका जवाब दिया है, और एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि चलें एक मुस्लिम मुल्क ने ये इब्तिदा तो की है और गज़ा के लिए बाकी मुस्लिम ममालिक को भी उठना चाहिए और उन्हें भी इसी तरह इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। तो ये इसमें से हम कौन से नैरेटिव को इस वक्त फिर दुरुस्त समझें? देखें, ये दोनों नैरेटिव जो हैं ये आई थिंक मोटिवेटेड हैं अपनी अपनी सोच से, मगर जो हकीकत ये है कि ये जो हमला रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान ने किया है ये गज़ा के जो जंग जारी है ये उसकी डायरेक्ट मदद के लिए नहीं किया है। ये उन्होंने एज अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है। एक उनका ये रिस्पॉन्स है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम पे हमला हुआ है तो हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम हमले का जवाब देंगे, तो उन्होंने एक जवाब दिया है। और ये आपने देखा होगा कि उन्होंने 72 घंटा पहले इजराइल को और अमरीकियों को भी कि हमारा हमला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरानियंस प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि जंग का दायरा कार फैले, कितना नुकसान ना हो जाए। इसीलिए आपने देखा है कि जो 185 ड्रोन्स हैं उनमें से बेहतर गिराए गए और जो 36 क्रूज मिसाइल थे उसमें से भी बेहतर पे अहदाफ पे सही तरीके से पहुंचे। और रशीद साहब, आखिर में ये बताइएगा, ये इस हमले के बाद जो पाबंदियों का ऐलान ईरान पर किया गया अमेरिका की जानिब से उनके मिसाइल प्रोग्राम्स पर, उनके ड्रोन्स पर, तो इसका भी कोई फर्दर रिएक्शन फिर ईरान की जानिब से सामने आ सकता है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई रिएक्शन क्या हो सकता है। देखिए जी, पाबंदियां तो ईरान पे पहले भी बहुत है, ये मजीद पाबंदियां हो जाएंगी और उसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ईरान के साथ इस वक्त उनके मुआशी ताल्लुकात भी हैं और बाकी भी वो दीगर डिफेंस कोलैबोरेशन भी जारी है। चीन है, रूस है। यूक्रेन की जंग की वजह से अभी जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है या यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्ट का एक ग्रुप है वो ईस्ट से जिसमें रशिया और चाइना शामिल है, उनसे डिफरेंट सोच रखता है और ईरान को कंप्लीट आइसोलेट मेरा नहीं ख्याल किया जा सकेगा। ठीक है, कंप्लीट आइसोलेट ईरान को नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।